दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले भाग में हमने सुना कि निशा ने गरम गरम खाना जतिन के ऊपर गिरा दिया, लेकिन फिर भी उसे अपने दर्द की कोई परवाह नहीं थी। ना ही उसके दिल में निशा के लिए कोई शिकायत ही थी। उसने निशा को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो जानती थी कि जतिन के दिल में क्या चल रहा है। जतिन उसे किस करने ही वाला था, तभी एक बार फिर से निशा ने उसे रोक दिया और वो उठकर वहां से चली गई। ये देखकर जतिन को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वक्त के साथ साथ एक दिन वो निशा के दिल में भी जगह बना लेगा। निशा रसोई में गई। तभी दादी ने उससे पूछा, सच सच बताओ निशा, ये सब कैसे हुआ जतिन के साथ? दादी की बात सुनकर निशा घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, दादी, वो खाना जतिन के हाथों में था। अचानक उनका पैर कुर्सी से टकरा गया और खाना उनके ऊपर गिर गया। बोलते वक्त निशा इधर उधर देख रही थी। दादी को उस पर कुछ शक हुआ, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो निशा से कुछ नहीं बोल पाई। दादी को उस दिन की बात याद आ रही थी जब निशा ने कहा था कि आज रात मैं आपके साथ सो जाऊं। और उस दिन जब निशा पहली बार शादी करके आई तो वो बेहोश थी, लेकिन होश में आते ही उसने कहा था कि मेरी जतिन से कोई शादी नहीं हुई। जतिन ने तो हमें बताया था कि वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है और उसके माँ बाप ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं, इसलिए उसे मजबूरन निशा से इतनी जल्दी में शादी करनी पड़ी। दादी ने सारी बात जतिन के माता पिता को बताई। यह सुनकर वो लोग भी सोच में पड़ गए कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। उन्होंने अब निशा और जतिन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जतिन अपने कमरे में सोया हुआ था। निशा को आज नींद नहीं आ रही थी। दादी की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। वो यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। दिन में कई बार वो अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन उठाती, लेकिन कहीं पापा ने फ़ोन उठा लिया, ये सोचकर वो फिर से फ़ोन काट देती। इस वक्त भी उसे उसकी माँ की याद आ रही थी। वो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन रात के 12 बज रहे थे। बहुत देर हो चुकी है, माँ भी सो गई होंगी। ये सोचकर वो फ़ोन को साइड में रखकर बेड पर आकर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के 2 बज रहे थे। अचानक किसी आवाज़ की वजह से निशा की नींद खुल गई। उसने देखा जतिन बाहर बालकनी में खड़ा हुआ था और आवाज़ वहीं से आ रही थी। ये देखकर वो उसके पास गई। जतिन दर्द से करहा रहा था। पेन किलर का असर खत्म हो चुका था। उसे जख्म पर बहुत जलन महसूस हो रही थी। निशा ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर सो जाओ, उसने सख्त आवाज़ में बोला। देखो, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ, हम लोग अभी हॉस्पिटल चलते हैं। जतिन अभी भी उससे अपना दर्द छिपा रहा था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी आंखें नम हो जाती। जतिन ने कहा, मैंने विशाल को फ़ोन कर दिया है, वो गाड़ी लेकर पहुंचता ही होगा, तुम जाकर सो जाओ। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी भी नींद खराब हो गई। ये सुनकर वो बोली, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें इतना दर्द हो रहा है और मैं जाकर आराम से सो जाऊं? वो बोल ही रही थी, इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए। निशा ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर शरद और विशाल खड़े हुए थे। सब लोगों को अब तक पता चल चुका था। वो सभी जतिन के साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहने लगे, लेकिन तभी जतिन ने कहा, सबको आने की ज़रूरत नहीं है, विशाल और शरद हैं मेरे साथ, मैं आप लोगों को फ़ोन करके बताता रहूँगा। ये बोलकर वो लोग घर से निकलने लगे। तभी जतिन ने देखा निशा भी उसके पीछे पीछे चल रही है। उसने कहा, तुम भी घर पर रहकर आराम करो। निशा ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जतिन उसे मना करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र दादी पर पड़ी, जो अजीब सी नज़रों से उन दोनों को ही देख रही थी। तभी जतिन चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें तो चलना ही चाहिए, तुम तो मेरी पत्नी हो। निशा हैरान थी कि अचानक ये कैसे बदल गया। अगले ही पल उसने दादी की तरफ देखा तो वो सब समझ गई। अब सब लोग घर से निकलकर गाड़ी में बैठ गए। निशा पिछली सीट पर जतिन के साथ बैठी हुई थी। जतिन उसके सामने बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी निशा ने कहा, तुम शर्ट के बटन खोल लो। अचानक उसकी ये बात सुनकर जतिन हैरान रह गया और धीरे से बोला, घर पर तो कभी मेरे पास नहीं आती और यहाँ अभी सबके सामने तुम्हें आशिकी सूझ रही है। उसकी बात सुनकर निशा ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोली, कपड़ा लगने की वजह से जलन ज़्यादा होगी, इसलिए शर्ट निकालने को बोल रही हूँ।
चाहे जतिन ने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन इस वक्त वो निशा की वजह से ही इतनी तकलीफ में था, इसलिए वो बस उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन जतिन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। निशा ने झिझकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी शर्ट उतार दूँ? जतिन अचानक सीरियस हो गया और बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरे साथ कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर निशा ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। शर्ट निकालते ही निशा के मुंह से आह निकल गई। उसके जख्म देखकर निशा के दिल में भी पहली बार उसके लिए दर्द महसूस हुआ। उसकी आह की आवाज़ सुनकर जतिन ने उसके चेहरे पर आ रही लटों को कान के पीछे करते हुए कहा, चिंता मत करो, इतने से दर्द से मैं मरने वाला नहीं हूँ। कुछ ही देर में विशाल ने एक हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोक दी। जतिन को लेकर वो लोग हॉस्पिटल के अंदर चले गए। देर रात होने की वजह से वहाँ भीड़ नहीं थी। अंदर पहुंचकर डॉक्टर ने जतिन को एक स्ट्रेचर पर बिठा दिया और जख्मों को साफ करके उन पर दवाई लगाने लगे। निशा पास खड़ी ये सब देख रही थी। डॉक्टर जब भी कहीं दवाई लगाते तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती और जब हाथ हटाते तो वो फिर से आंख खोल लेती। जतिन उसे ये सब करते हुए नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए। उसने निशा को करीब बुलाया और शरारती लहजे में बोला, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ, यूँ खड़े खड़े बार बार आंखें क्यों बंद कर रही हो? निशा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो चिढ़ते हुए बोली, मैं सो नहीं रही थी। ये बोलकर वो सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। जतिन मन ही मन हंस रहा था। वो खुद से ही बोला, क्या करूं जान, तुम्हें छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तभी एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर वहां आ गए। उस बच्चे के हाथ में बहुत चोट लगी हुई थी और वो लगातार रोए जा रहा था। तभी डॉक्टर वहां आए और उस बच्चे को जतिन के साथ वाले स्ट्रेचर पर लिटा दिया और उसका इलाज करने लगे। विशाल और शरद जतिन के पास खड़े हुए उससे बातें कर रहे थे। उस बच्चे के रोने की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था। उसकी माँ उसके पास ही बैठी हुई थी। वो कभी अपने बच्चे का सिर सहला रही थी, कभी उसको किस कर रही थी। जतिन ये सब बड़े गौर से देख रहा था। उसने देखा निशा भी सामने की कुर्सी पर बैठी उस बच्चे को ही देख रही थी। अचानक जतिन ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जतिन की बात सुनकर निशा दौड़ते हुए उसके करीब आई। ये बात सुनकर शरद और विशाल भी एक पल के लिए हैरान रह गए कि अचानक इसे क्या हो गया। वो लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए। विशाल ने कहा, सर कोई पेन किलर दे दीजिए, पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जतिन का ध्यान ना तो डॉक्टर की बात पर ही था और न विशाल की ही बात पर। वो तो बस निशा को देखे जा रहा था। एक बार फिर से वो निशा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। शरद जतिन को ही देख रहा था। वो समझ गया था कि ये सब क्या नाटक चल रहा है। उसने जतिन के कान में धीरे से बोला, लगता है तुझे इस दर्द की दवा घर पर नहीं मिलती। ये बोलकर वो आंख मारते हुए हंसने लगा। निशा बहुत डर गई थी। उसने पूछा, मैं कुछ करूं क्या तुम्हारे लिए? जतिन ने कहा, हाँ तुम ही करोगी, तुम्हारी वजह से ही तो मैं इतने दर्द में हूँ। जतिन का इस तरह उसे एहसास दिलवाना निशा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो सच ही तो बोल रहा था। आखिर ये सब उसी की वजह से ही तो हुआ था। निशा ने पूछा, बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं, तुम खुद देखो उस बच्चे को कितना दर्द हो रहा है। ये बोलकर जतिन ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। तभी विशाल ने भी सीरियस होने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ निशा, तुम्हें ही इसके दर्द को ठीक करना पड़ेगा। विशाल की बात सुनकर वो निशा और भी अब सीरियस हो गई और ध्यान से उस बच्चे की माँ को देखने लगी। उसने देखा वो अपने बच्चे के बालों को सहला रही थी। वो समझ गई थी कि जतिन उससे क्या करवाना चाहता है। उसे ये सब करना अजीब लग रहा था, लेकिन जतिन को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस वक्त सिर्फ उसके दर्द को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचकर वो अपना हाथ जतिन के सर पर रखकर उसके सर को सहलाने लगी। जतिन, जो अब तक सिर्फ उससे शरारत कर रहा था, अचानक निशा के छूते ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उस पल में वो अपने दर्द को पूरी तरह भूल चुका था और चाहता था काश निशा ऐसे ही पूरी रात उसके करीब बैठी रहे। लेकिन तभी निशा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, दर्द में कुछ आराम हुआ? जतिन खुद को संभालते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है दर्द इतनी जल्दी कम हो जाएगा? ये बोलकर एक बार फिर उसने उस बच्चे की माँ की तरफ इशारा किया, जो अपने बच्चे के माथे को चूम रही थी।
ये देखकर निशा की आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में सोचा, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। और उसने जतिन की तरफ देखकर ना में सिर हिला दिया। ये देखकर जतिन उदास हो गया और उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। निशा की नज़रें एक बार फिर से जतिन के जख्मों पर गई। उसने खुद को मजबूत करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जतिन के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया और उसके बिल्कुल करीब जाकर उसके माथे को चूम लिया। निशा के होठों को अपने चेहरे पर महसूस करके जतिन के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। इतना अच्छा तो उसे तब भी नहीं लगा था जब उसने ज़बरदस्ती निशा के होठों पर किस किया था। आज पहली बार खुद चलकर निशा उसके इतने करीब आई थी। उसकी मोम सी नाजुक उंगलियों ने पहली बार जतिन को छुआ था। जतिन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसको किस करते ही निशा उससे दूर हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जतिन की तरफ देखने की। इस वक्त उन दोनों के चेहरे शर्म से लाल हो रहे थे। निशा की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी, लेकिन जतिन उसे ही देख रहा था। सामने बैठे विशाल और शरद ये सब देख रहे थे। विशाल ने शरद से पूछा, भाई सच में इन लोगों की शादी हो गई थी ना उस दिन? ये लोग तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे आज पहली बार एक दूसरे से मिले हो। शरद ने हंसते हुए कहा, ज़बरदस्ती शादी तो कर ली भाई ने, लेकिन लगता है उसके आगे अभी तक कुछ नहीं कर पाया। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगे। डॉक्टर को भी उन्होंने तब तक के लिए जतिन के पास जाने से रोक दिया था। जतिन ने देखा विशाल और शरद उसे ही देख रहे हैं। उसने इशारे से उन दोनों को अपने पास बुलाया। तभी डॉक्टर भी वहां आ गए। उन्होंने कुछ और दवाइयां लिख कर दी और कुछ दिन बाद चेकअप के लिए बुलाया। जतिन स्ट्रेचर से उठा और उन लोगों के साथ वार्ड से बाहर जाने लगा। वो लोग अभी भी हॉस्पिटल के गेट पर ही थे। तभी एक औरत को, जिसका लगभग पूरा शरीर जल चुका था, स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया जा रहा था। उसे देखते ही निशा की चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनते ही जतिन ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और बोला, उधर मत देखो। ये बोलकर वो निशा का हाथ पकड़कर तेज़ी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुँच गए। सभी लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जतिन ने उन्हें बताया कि सब ठीक है, शायद सुबह जो दवाई दी थी वो उसे सूट नहीं की, इसलिए इतनी जलन हो रही थी, लेकिन अब सब ठीक है, आप लोग भी जाकर सो जाइए। ये बोलकर जतिन और निशा अपने कमरे में चले गए। निशा की आंखों के सामने अभी भी उस जली हुई औरत का चेहरा घूम रहा था। जतिन इस बात से अनजान नहीं था। गाड़ी में भी आते वक्त निशा शांत बैठी हुई थी। उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए वो बोला, वैसे मुझे अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है, इलाज अभी बाकी है। ये सुनकर निशा हल्का सा मुस्कुरा दी। जतिन उसके करीब आकर बोला, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होना तो शुरू हुआ। जल्दी ही मेरी मोहब्बत का एहसास भी होने लगेगा। ये बोलकर उसने अपना सर निशा की गोद में रख लिया और बोला, तुम्हें अगर परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ देर तुम्हारी गोद में सर रखकर लेट सकता हूँ? निशा ने नज़रें झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी गोद में लेटते ही जतिन की आंख लग गई और वो वहीं सो गया। निशा को उसे जगाना ठीक नहीं लगा और वो भी वहीं बेड की टेक लगाकर बैठे बैठे ही सो गई। अगले कुछ दिन जतिन ऑफिस न जाकर घर पर ही आराम कर रहा था। आज दोपहर में जब वो सोकर उठा तो उसने देखा निशा कमरे में नहीं थी। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन निशा घर में कहीं भी नहीं थी। ये देखकर एक बार फिर से उसका दिल घबरा गया कि कहीं निशा उसे छोड़कर चली तो नहीं गई। उसने दादी से पूछा, जो आगे सोफे पर ही बैठी हुई थी, दादी निशा कहाँ है, आपको पता है क्या? हाँ, वो कुछ देर पहले ही घर से निकली थी, बोल रही थी कोई बहुत ज़रूरी काम है उसे। जतिन ने कमरे में जाकर निशा को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसके फ़ोन की आवाज़ कमरे में से ही आ रही थी। उसने देखा निशा का फ़ोन वहीं टेबल पर ही पड़ा था। अब उसे निशा पर गुस्सा आ रहा था। उसने किसी को फ़ोन किया और अपनी अलमारी से पिस्तौल निकाली। आज एक बार फिर से जतिन अपने उस पुराने रूप में वापस आ गया था। वो सोच रहा था, अगर आज निशा ने उसे धोखा दिया तो इस बार वो उसे माफ़ नहीं करेगा। इस बार धोखे की सज़ा सिर्फ मौत होगी। अगले ही पल वो बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकल गया। इतने में शरद और विशाल भी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। वो लोग गाड़ी में बैठकर निशा को ढूंढने के लिए निकल गए। जतिन सड़क पर चलने वाले हर एक शख्स को बड़े गौर से देख रहा था। तभी विशाल बोला,
हो सकता है निशा पास के ही मार्केट में कुछ सामान लेने गई हो, एक बार वहाँ चेक कर लेते हैं। ये सुनकर जतिन गुस्से में बोला, घर में इतने नौकर हैं, अगर उसे कुछ चाहिए भी था तो उन्हें बोल सकती थी। जब मैं सो रहा था उसी वक्त मुझे बिना बताए जाने की क्या ज़रूरत थी। शरद ने धीरे से कहा, भाई एक बार चेक करने में क्या हर्ज है। वो लोग जानते थे कि जब जतिन गुस्से में होता है तो उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। जतिन चिल्लाते हुए बोला, कहीं भी लेकर चलो, मुझे हर हालत में निशा चाहिए। गाड़ी मार्केट के बाहर लगाकर वो लोग एक एक दुकान को अंदर से जाकर चेक करने लगे। मार्केट में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सब दुकान वाले भी चुपचाप खड़े थे। आखिर कौन नहीं जानता था जतिन सिंघानिया को। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था जतिन का गुस्सा भी बढ़ रहा था। शरद और विशाल हर तरफ जाकर निशा को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। अब तक खामोशी से खड़ा जतिन जोर से चिल्लाता हुआ बोला, निशा कहाँ हो तुम। उसकी वो आवाज़ इतनी तेज थी कि एक पल के लिए आसपास सन्नाटा छा गया। सब लोग जतिन की तरफ देख रहे थे। उसी वक्त विशाल और शरद की भी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। तभी विशाल के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गया। वो बोला, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। फ़ोन रखकर शरद ने जतिन का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से चलने को कहा। वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। कुछ ही देर में विशाल ने गाड़ी जतिन के घर के बाहर लगा दी और बोला, निशा का फ़ोन आया था, वो घर पहुंच चुकी है। लेकिन देख, तू गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत करना, पहले आराम से उसकी बात सुन लेना। उसके मुंह से निशा का नाम सुनकर जतिन बिना आगे कुछ सुने गाड़ी से उतरकर तेज़ कदमों से घर के अंदर पहुंचा। निशा अपने कमरे में बैठी फ़ोन देख रही थी। जतिन उस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने बिना कोई सवाल पूछे निशा को हाथ से पकड़कर उठा लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और खुद से चिपकाते हुए बोला, आज तुम्हारा वो हाल करूँगा कि फिर कभी तुम मुझसे दूर जाने के ख्याल से भी डरोगी। ये बोलकर उसने निशा के बंधे हुए बाल खोल दिए और उसके होठों को अपने होठों में कसकर दबा लिया। निशा को बहुत दर्द हो रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी। उसने अपने हाथों से जतिन को रोकना चाहा, लेकिन जतिन ने निशा के दोनों हाथों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। निशा का दिल आज एक बार फिर जतिन के लिए गुस्से और नफरत से भर गया था। उसका शरीर बुरी तरह से काँप रहा था, लेकिन जतिन को आज इन सब की कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही जतिन का एक हाथ निशा के सीने पर गया, उसने मजबूती से उसका दूसरा हाथ झटक दिया और उससे दूर होते हुए बोली, आई हेट यू, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। ये बोलकर उसने गुस्से में जतिन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। निशा की इस हरकत पर एक पल के लिए जतिन चौंक गया। वो सोच रहा था, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। वो निशा को इस तरह घूर रहा था कि अगर उसका बस चले तो वो उसे कच्चा ही खा जाए। हालांकि निशा भी जतिन को थप्पड़ मारकर कांप रही थी। उसे भी लग रहा था न जाने अब वो उसका क्या हाल करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था जतिन अचानक उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। दूसरी ओर जतिन ये सोच रहा था कि जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता है वो उसी से ही नफरत करती है। उसने एक बार फिर से निशा के पास जाकर उसकी कमर को पकड़ लिया और बोला, नफरत करती हो तो नफरत ही सही। उसने निशा को गोद में उठा लिया और बोला, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है या तुम्हें सबसे ज़्यादा कोई दर्द दे सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। ये बोलकर उसने निशा को बेड पर पटक दिया और बोला, बहुत हो चुका इंतज़ार, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूँगा। उसके बाद तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। निशा घबराते हुए पीछे की ओर खिसक रही थी और बोली, प्लीज़ प्लीज़ ये सब मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, बस एक ज़रूरी काम से बाहर गई थी। कौन सा ज़रूरी काम? जतिन ने तेज़ आवाज़ में पूछा। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, उसने नज़रें नीचे करते हुए कहा। जतिन गुस्से में उसका चेहरा अपने एक हाथ से दबाते हुए बोला, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो, सच सच बताओ कहाँ गई थी। मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो अपने लिए सैनिटरी पैड्स लेने गई थी। ये बोलकर निशा ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए जतिन अभी भी जैसे कुछ समझ नहीं पाया। उसने खुद भी अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ अपने माथे पर रख लिए। अब तक इतनी देर से जो कुछ हो रहा था उसके पीछे का कारण जानकर अचानक वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला,
तुम इसके लिए बिना बताए घर से बाहर गई थी। उसे यूं हंसता देखकर निशा को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने तकिए से अपना मुंह छिपा लिया। जतिन अभी भी लगातार उसे देखकर हंसे जा रहा था। कुछ देर बाद वो निशा के पास आया और तकिए को हटाते हुए बोला, अगर ऐसा था तो तुम मुझे बोल सकती थी, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता। तुम दिल से चाहे मुझे अपना मानो या ना माने, लेकिन तुम और मैं अब एक हो चुके हैं, और ये हकीकत इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक कभी नहीं बदलेगी। ये बोलकर उसने निशा को गले से लगा लिया। क्या जतिन के घर वाले उनकी शादी के पीछे की हकीकत को जान पाएंगे? क्या कभी फिर निशा के घर वाले उसे अपनाएंगे? क्या आकाश एक बार फिर से निशा की ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेगा? ये सब जानने के लिए कल फिर से मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं कल फिर कहानी के अगले भाग में।